हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो एचएस टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पेपर रहेगा 2019 वाला। तो क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो नेचुरल गैस नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कोल नहीं है, वुड नहीं है। तो फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो वो इनमें से क्या नहीं है, वो वुड नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है और कोल है, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, वुड नहीं होता। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2, विच ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जहाँ पे ना तो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, ना ही उसकी जो वेवलेंथ है इनमें चेंज हो। तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सा सोर्स देगा, लेजर देगी यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3, फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू। इनमें से जो फाइटोक्रोम है वो किसके साथ रिलेट करता है, तो वो करता है फोटो पेरियोडिज्म। फोटो पेरियोडिज्म। तो ऑप्शन 2 है आपका, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4, 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। हमारे पास 6 सेल्स हैं जिसकी हर एक की ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओहम। और वहां पे जो उनका रेजिस्टेंस रहेगा वो 0.015 ओहम रहेगा। वो सीरीज में कनेक्ट है टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओहम। तो वहां पे वो सीरीज के साथ कनेक्ट है। देखो 6 लेड एसिड टाइप सेल्स है जिनकी ईएमएफ एक की इतनी है और इनका रेजिस्टेंस इतना है। वो किसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका जो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 8.5 ओहम है। तो वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे करंट की। तो यहाँ पे आपका क्लास 10th का एक क्वेश्चन रहेगा, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो हमें ओहम्स लॉ हमने सबने सुना होता है, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे हमें करंट बताना है और हमारे पास V बाई आर निकालना है। तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज निकालेंगे वो भी टोटल वोल्टेज निकालेंगे और रेजिस्टेंस निकालेंगे वो भी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 सेल है और एक की ईएमएफ 2 है। तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी हुई, 12 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे एक एक जो हमारी ये सेल है इसका रेजिस्टेंस इतना है, लेकिन हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे जब हमने इसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई में 0.015, तो ये 0.09 आया। एक रेजिस्टेंस तो हमारे पास ये हो गया और उसी के साथ एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8.5 ओहम है। एक और जो हमारी सेल है ना वो उसका जो रेजिस्टेंस कितना है, 8.5 ओहम है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इन 6 सेल का और ये वाला। तो यहाँ पे हमने इनको जोड़ा तो यहाँ पे आया 8.59 ओहम। वोल्टेज की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे आई में पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट है और यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू है 8.59 ओहम। तो यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1.4 एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज। तो ये तो कंप्लीट डेफिनेशन दी गई है, अगर आपको पता है तो बता पाओगे। ये वाली जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी एपोस्पोरी की। तो हमारे पास ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड। जो एक्रोसोम होते हैं स्पर्म के वो कौन से स्पर्मेटिड के कौन से पार्ट से बने होते हैं, तो वो गोल्गी बॉडी से बने होते हैं। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बायो के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको पता है तो ही आप लगा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाओगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बास्ट फाइबर। इनमें से बास्ट फाइबर कौन सा नहीं है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। कोयर होता है वो एक बास्ट फाइबर नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 8, ऑल फंगाई आर। जो हमारी जितनी भी फंजाई होती है वो क्या होती हैं, वो हेट्रोट्रोप्स होती हैं। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक कन्वेक्स लेंस हमने लिया है तो वो जो इमेज बनाएगा ना, तो वो क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस है। इफ द अपर ऑफ लेंस हाफ ऑफ लेंस इज पेंटेड ब्लैक, देन अगर हम उसका अपर हाफ है वो पेंट कर दे तो नीचे वाले हाफ पे उसका क्या डिफरेंस रहेगा। तो ये हमसे पूछा गया है।
तो यहाँ पे देखो हमारा जो लेंस होगा ना उसकी जो इमेज होती है, यहाँ पे अगर हमने लेंस लगाया तो उसकी जो इमेज है इधर बनती है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर से पेंट करेंगे तो उसके जो इमेज है उस पर कोई भी डिफरेंस है नहीं आएगा, जैसी इमेज पहले थी वैसे ही होएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होएगा द इमेज विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड, नहीं द इमेज विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, अपवर्ड भी नहीं शिफ्ट होगी, द इमेज विल नॉट बी शिफ्टेड। तो ऑप्शन 3 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आता ही आता है, मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप इसको स्टेरिक नंबर की हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, ये भी होती है और ये नहीं होती है। देखो मैं बताती हूँ इसकी जो शेप कैसे निकालते हैं हम, स्टेरिक नंबर से निकालते हैं हम कैसे, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, जिनोन है हमारे पास, इसमें 8 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस में, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम होता तो यहाँ पे ये आएगा, तो ये आएगा 12/2 और 6। तो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर हो जाएगी। तो ऐसे हमें यही बताना था कि किसकी टेट्राहेड्रल नहीं होगी, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इसकी निकालें तो 1/2, बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3, प्लस में फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम जोड़ते हैं और पॉजिटिव चार्ज है तो हम घटाते हैं, नेगेटिव है तो हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 8/2, तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे तो 1/2, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन डाई वैलेंट है तो ये नहीं लेना, और यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो हम जोड़ते हैं, अगर पॉजिटिव होता तो घटाते, तो 8/2 ये भी sp3 हो जाएगा, तो ये भी टेट्राहेड्रल है। ऐसे इसका निकालेंगे तो फॉस्फोरस है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से डाईवैलेंट है तो ये 3, पॉजिटिव नेगेटिव है तो जोड़ेंगे, यहाँ पे 8/2, 4 फिर से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 11, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज विद टाइम t एज दिस, कि जो लीनियर मोमेंटम है ना वो इस इक्वेशन के साथ वेरी करेगा। तो हमें बताना है कि इट फॉलोज दैट स्फीयर मूविंग विद ए, तो यहाँ पे जो हमारा स्फीयर है वो कैसे मूव करेगा, वो एक वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। कैसे निकालेंगे हम, देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता है कि s किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है, और ये वाली चीज किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम के। फोर्स को हम ma भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को हमने कंपेयर किया, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन दिखेगा या तो स्पीड दिखेगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आई। अब यहाँ पे dp/dt निकालना है, तो p की वैल्यू हमारे पास 3 थी का स्क्वायर प्लस में 4 आई है, तो यहाँ पे आपको इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मास की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका जो हम ये करते हैं ना, कैसे होगा ये 4, तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है तो इसका 0 और ये 2 आगे आएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो 60, तो यहाँ से काटा तो हमने एक ही वैल्यू आई 3t, तो जैसे जैसे हम टाइम चेंज करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन चेंज होगा। तो इट मीन्स जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल होएगा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है 2 वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, ए टर्निंग फोक ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज गिव 6 बीट्स इन 2 सेकंड, वो 6 बीट देती है 2 सेकंड्स में, वहन साउंडेड विद अनदर टर्निंग फोर्क भी, जब वो दूसरे अब एक फ्रीक्वेंसी है ये 384 हर्ट्ज, ये वो इतनी वो देती है बीट्स 2 सेकंड में, अगर हम दूसरे कोइन के साथ यहाँ पे पहले तो इतनी 4 के तो फ्रीक्वेंसी इतनी देती है, और जब हमने दूसरी 4 के साथ किया तो वो 6 बीट देती है 2 सेकंड में। तो हमें क्या बताना, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कुड बी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है वो क्या 6 बीट्स दे रही है। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन टाइम इन पर सेकेंड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 6 है और यहाँ पे बीट लगा लो, यहाँ पे टाइम 2 सेकंड, तो यहाँ पे 3 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, बी की, तो यहाँ पे या तो इससे जितनी भी ये एक बीट की फ्रीक्वेंसी होगी या तो इससे ज्यादा होगी इतनी या इससे कम होगी, तो ये हो जाएगा 381 हो जाएगा, जब इसमें से 3 माइनस करेंगे और जब 3 ऐड करेंगे तो वो 387 हो जाएगा। ऑप्शन 2 है आपका वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13, इन द वेटलेसनेस बॉडीज, वेटलेसनेस में क्या होता है बॉडी में, हैव नो वेट एंड नो इनर्शिया, कि वहां पे कोई भी वेट नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन इनर्शिया वहां पे होगा क्योंकि बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो होगा ना। हैव वेट एंड हैव इनर्शिया, कि उसका वेटलेसनेस है तो वेट नहीं हो सकता, ये ऐसे गलत हो गया। हैव नो वेट एंड पोसेस इनर्शिया, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेटलेसनेस दिया तो इट मीन उसका वेट नहीं होगा लेकिन मास तो होगा ना, तो उसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स रोड द फूड स्टोरेज ऑर्गन, इनमें से
कौन सा ऐसा होगा जिसमें जो प्लांट रूट होगी ना वो फूड स्टोर करेगा। तो हमारे पास जो स्वीट पोटैटो होता है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, गिंगर हो गया, इनमें क्या होता है, स्टेम होता है, वो फूड स्टोरेज ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना वहां पे क्या मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है और एक्सीलरेशन हमारा मिनिमम होता है। तो इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में क्या बोला गया है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कोई भी एक पार्टिकल है वो रेस्ट से एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ शुरू होता है। एट ए टाइम टी सेकेंड, एक टाइम टी सेकेंड के बाद द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड। जब हमने टी सेकेंड के बाद उसकी स्पीड देखी तो वो 100 मीटर पर सेकेंड थी। एंड 1 सेकेंड लेटर द स्पीड बिकम्स 150 मीटर सेकेंड, एक सेकंड के बाद वो कितनी हो गई स्पीड, 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्यूरिंग द टी प्लस 1 सेकेंड विल बी, हमें बताना है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी प्लस 1 सेकेंड में वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे होगा। देखो हमसे क्या पूछा गया, पहले बोला था कि कोई भी हमारा जो पार्टिकल वो रेस्ट पे था तो उसके बाद टी सेकेंड पे उसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो चुकी थी, 100 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी। उसके बाद टी प्लस 1 सेकेंड में ये चेंज होके 150 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी। हमें क्या बताना है, बी और सी के बीच का एक तो डिस्टेंस बताना है और एक हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है विच इज ए। तो यहाँ पे देखो पहले हम यहाँ से बी पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे बी पॉइंट पे अगर बी से हमें सी जाना है तो यहाँ पे देखो u की वैल्यू कितनी है, 100 है, और यहाँ पे पहुंचे हैं तो v की वैल्यू कितनी हुई, 150 हुई, और टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक, 1 सेकेंड लगा है। यही बात हुई है ना। तो यहाँ पे देखो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है यहाँ पे 150 है, इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी है वो 100 है, प्लस में a की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम की वैल्यू हमें 1 गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारे पास आ चुका है, अब हमने डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ पे u की वैल्यू 100 है, टाइम की वैल्यू 1 है, प्लस में 1/2 एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 50 आ गई और टाइम की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 100 आया, ये कैंसिल हो गए, 25 आया, तो ये क्या आया 125 मीटर। एक्सीलरेशन की वैल्यू आई 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस की वैल्यू आई 125 मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 17, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर डिपेंड अपॉन द बेसिस ऑफ, जो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन है ये आपका क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सम बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। मिक्सचर डिपेंड अपॉन द बेसिस ऑफ, जो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन होता है ना वो किस बेस पे होता है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वो लेते हैं, वेजल लेते हैं, वहां पे एक एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस डालते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना, जो जिस सब्सटेंस की एब्जॉर्बिविटी इस पे कितनी है। तो यहाँ पे हमें सर्कल दिखेगा, यहाँ पे अलग अलग जितनी एब्जॉर्प्शन के हिसाब से वो ऐसे हमें उसमें सब्सटेंस दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा कि किस बेसिस पे होगा, सोल्युबिलिटीज के बेसिस पे होगा नहीं, वोलेटिलिटीज के बेसिस पे होगा नहीं, डिफरेंट कलर्स अंडर सिमिलर कंडीशंस के नहीं, द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन बाय सेम मटेरियल, कि सेम मटेरियल से उनको एब्जॉर्प्शन का उनका एक्सटेंट कितना रहता है वो उस पर डिपेंड होएगा। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन 4 है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, द ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड, इनमें से किसका जो वो होता है ट्रू स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, वो किसका होता है, बनाना का। तो ऑप्शन ए हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, इन विच स्टेज आर क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल इन मियोसिस, तो ये बायो वाले क्वेश्चन है ना, इनका अगर आपको पता तो ये आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पाचेटीन। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो क्रोमेटिड्स है वो किसमें विजिबल होते हैं, मियोसिस के दौरान वो होते हैं पाचेटीन में। उसके बाद क्वेश्चन 20, वैन ए सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विद ए ग्लास रोड, एक सिल्क क्लॉथ है हमें उसको ग्लास रोड के साथ रब करना है। तो जो रोड है हमारी और जो हमारा क्लॉथ है उस पे कौन से चार्ज एक्वायर होते हैं, जैसे हम छोटे थे ना तो स्केल को अपने हेयर्स पे रब करके डस्ट नहीं उठाते थे, तो वैसी वाली चीज यहाँ पे है कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारी रोड है ना वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो हमारा क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो देख लेते हैं, द क्लॉथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज नहीं, एंड द क्लॉथ मीन्स क्या वो दोनों पे पॉजिटिव होगा नहीं, रोड एंड क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज नहीं, बिकम्स जो रोड होगी वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस ऐसे आपको इसको करना था।
उसके बाद क्वेश्चन 21, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर n एंड l। तो यहाँ पे हमें ये वाले n और l के नंबर दिए गए हैं, तो हमें क्या बतानी है, इनकी एनर्जी बतानी है कि इंक्रीजिंग एनर्जी हम इनको कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे n प्लस l की वैल्यू, जितनी ज्यादा n प्लस l की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वहां पे उसकी एनर्जी होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर किसी केस में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो वहां पे हम देखेंगे कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी n की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हमारे पास एनर्जी होगी। पहले n प्लस एल देखेंगे। तो यहाँ पे n प्लस एल कितना आया, ए ऑप्शन में हमारे पास n प्लस एल कितना है 4 + 1 5, बी ऑप्शन में कितना है 4, सी ऑप्शन में कितना है 5 और डी ऑप्शन में कितना है, यहाँ पे 1 लिखो, L1 आएगा, तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, D4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है 5 है, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है 4 है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास 5 है और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू हमने देखी, तो या तो A आएगा या तो सी आएगा। इन दोनों में से हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यू जाएंगी सबसे पहले आएंगी। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा कि पहले ए आएगा या तो सी आएगा। यहाँ पे ए और सी है, ये दोनों है। तो यहाँ पे ए सी में से हमने देखा कि n प्लस एल वैल्यू की तो दोनों की 5 है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, ए की। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ए की। तो मतलब क्या कि ए की मैक्सिमम होगी और उसके बाद सी की होगी। तो हमारा ऑप्शन है 3 वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ भी n प्लस वैल्यू की वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले उसके इन दोनों में किसकी ज्यादा आएगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। तो पहले बी आएगा फिर डी आएगा, तो पहले ए सी बी डी ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन 21 ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22, ओस्मो रेगुलेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस बाय। कि जो ओस्मो रेगुलेशन होता है ना अमीबा में, जो वाटर बैलेंस के लिए यूज होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट इज। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के लिए जो ओर होती है हमारी वो क्या होती है, Al2O3 2H2O। तो इसमें समझाने जैसी बात नहीं है, ये फिक्स होती है, ये तो इसका फॉर्मूला ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन 24, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। कि इनमें से हमें बताना है कि एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो आपने क्या ध्यान देना है, सबसे पहले कि हमारा जो एसिड होगा ना वो चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, अगर औरों के कंपैरिजन में हमें देखना है तो वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। इट मीन्स क्या, यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड है वो फर्स्ट पे आएगा, तो इसमें नहीं है तो इसको काटो। इन तीन में देखा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या फिनोल है और कार्बोनिक एसिड को पीछे दिया हुआ है, तो इसको भी काटो। अब यहाँ पे कार्बोनिक एसिड दोनों सही है, फिनोल भी दोनों सही है। अब यहाँ पे देखो एल्कीन है, वो इतनी ज्यादा एसिडिक नहीं होती, एल्कीन से ज्यादा हमारा वाटर एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 25, कई क्वेश्चन है ना आपके वो एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दी गई है, मेटल, और यहाँ पे दिया गया है कि उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप देखोगे ना तो हमें पता है कि आयरन के लिए जो ब्लास्ट फर्नेस होती है वो यूज होती है। हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है कि आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस यूज होती है। तो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे ढूंढ लो ब्लास्ट फर्नेस है, ऑप्शन डी में है। तो हमें पता चला कि 2 का डी आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 का डी एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कर लो या तो। उसके बाद हमें क्या पता है कि यहाँ पे देखो हमारे पास जो एल्यूमिनियम का दिया गया है ना, एल्यूमिनियम का क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्साइड ऑफ डिजोल्विंग क्रायोलाइट में क्या होता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6). तो वहां पे एल्यूमिनियम होता है, तो 1 का क्या आएगा, ए। तो ऐसे 1 का आएगा ए और लास्ट वाले का डी हो गया, सेकंड वाले का डी हो गया, और हमारे पास थर्ड वाले का कॉपर का क्या आएगा, सी, और हमारे पास जिंक का क्या आएगा, बी। ऐसे आपने इसको करना था। क्वेश्चन 25 ऑप्शन 2 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 26, विच ऑफ फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से बताना कि कौन सा हैलाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं बता सकते ना, SN1 या SN2 के केस में हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि SN1 का केस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। SN1 में कौन सा हैलाइड होता है, प्राइमरी, टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और अगर हमारे पास SN2 का केस आता है, यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यहाँ पे हम देखते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ से अगर यहाँ पे Cl जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे Cl गया तो यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा। तो जब आप इनको देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये क्या है, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगा हो या कार्बोकैटायन लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। और नेक्स्ट जब हमारी कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन पे हो तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। तो यहाँ पे हमारे पास एलाइलिक है, यहाँ पे विनाइलिक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना
कार्बोकेटाइन है वो तो आगे कंजुगेशन में जा सकता है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन 26 का। उसके बाद क्वेश्चन 27, टू आइडेंटिकल बाल कोयल्स कैरी इक्वल करंट एंड हैव ए कॉमन सेंटर। दो आइडेंटिकल कोयल हैं, उनमें इक्वल करंट होगा, दोनों का सेंटर है कॉमन है, बट देयर प्लेन्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। लेकिन उनके जो प्लेन्स होती है ना वो राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा ना सेंटर पे वो क्या होगा, इफ द बिल्ड फील्ड ड्यू टू वन कोयल इज एलोन इज बी। अगर एक कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है तो वहां पे सेंटर पे हमें बताना है। तो हमारे पास दो कोयल है, यहाँ पे ऐसे देखो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट तो यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू B2 होगा, इज इक्वल टू बी मीन्स बी यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं दोनों के लिए। और यहाँ पे वैसे तो अगर फॉर्मूला देखना तो ये वाला होगा, लेकिन इसकी कोई नीड ही नहीं है हमें, तो हमें पता है कि रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर 2B1 B2 cos थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, तो रख देंगे B1 के प्लेस पे भी B डाल देंगे, B2 के प्लेस पे भी B। यहाँ पे B1 पे B2 भी डाला तो 2B स्क्वायर हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो गया यहाँ से 2B स्क्वायर हुआ और B बाहर आ गया, अंडर रूट 2B आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे है कि अगर आपने क्या यहाँ पे बहुत बार पूछा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ये साथ में। उसके बाद क्वेश्चन 28, द टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट। दो लाइट के सोर्स हैं वो कब कोहेरेंट कहे जाएंगे, जब क्या एमिट करेंगे वो, लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी। नहीं, इंटेंसिटी जरूरी नहीं है सेम हो, वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी भी जरूरी नहीं है, वेलोसिटी भी जरूरी नहीं है, उनके बीच में जो एंगल होगा ना वो हमारे पास सेम होना चाहिए। मीन्स क्या कि वहां पे जो उनका फेज डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है क्वेश्चन 28 का वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 29, व्हेन ए मास इज हंग फ्रॉम द लवर ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। एक मास है वो हंग किया गया है हमने कि स्प्रिंग का नेग्लिजिबल मास का, एक मास के साथ किया गया है, लवर जो स्प्रिंग हमने लिया है और उसके लवर एंड के साथ हमने किया गया, स्प्रिंग का मास है वो नेग्लिजिबल है, कोई मास नहीं है उसका। एंड एक्सटेंशन एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग। एक हमारे पास यहाँ से देखो एक्सटेंशन क्या मतलब होता है कि यहाँ से हमने यहाँ तक था हमारा स्प्रिंग, एक्सटेंशन करके यहाँ तक एक्स एक्सटेंशन किया हमने, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा ये तो वापस चला जाएगा, स्प्रिंग है ना, छोड़ देंगे तो वैसे ही चला जाएगा। तो हमें बताना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, ये कैसे काम करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसे काम करेगा, जो ऊपर गया नीचे आया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी होता है, लेकिन यहाँ पे एल के प्लेस पे लेंथ कितनी दी गई है एक्स, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई जी। तो यहाँ से हमने देखा तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 में हमसे क्या पूछा गया, विद रेफरेंस टू द रिएक्शन की MnO4 H2C2O4 इज इक्वल टू MnO2 CO2। हमें बताना है इक्विवेलेंट वेट के MnO4 का। तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे इसको, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, वैसे मोलर मास बाई मेन फैक्टर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना हम यहाँ पे एन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुए हैं। तो इक्विवेलेंट मास कैसे होता है, तो मोलर मास बाई एन फैक्टर, जिसका निकालना है ना वहां पे देखो कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास KMnO4 है, तो K के लिए +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, प्लस में X, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ओवरऑल 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और MnO2 की क्या हो जाएगी, MnO2 x, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 पे -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, यहाँ से +4 में आया, तो मीन्स कितने का चेंज हुआ है, 3 का चेंज हुआ। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 3। तो इसका मोलर मास कितना गिवन है 158 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 52.66। हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। यहाँ पे क्वेश्चन 31 में हमसे क्या पूछा गया है, द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम आर। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे पास पोटासियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होएगा ना उसके 4 क्वांटम नंबर हमें बताने हैं। तो यहाँ पे पहले पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे पोटासियम का नंबर होता है 19, और यहाँ पे उसके बाद कैसे चलेगा 3s2 3p6 और 1s2
और उसके बाद होता है यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 4s1 में आ जाता है, ऐसे होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया 4s1 में। तो यहाँ से हमने देखा कि देखो n की वैल्यू क्या होती है जो यहाँ पे लगी होती है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 आएगी। तो यहाँ पे 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम यहाँ से नहीं निकाल पाए। अब l क्या होता है 4 होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, l क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो वहाँ पे s p d f ऐसे होता है। एस के लिए वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो यहाँ पे हमारे पास एस में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एस एल की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एम एल की वैल्यू क्या होती है -L2L, तो ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा। तो यहाँ पे इसमें 0, इसमें -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये वाला 0 है, तो इन दोनों में से चूज करना था, ये 0 आया तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। बाकी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन तो हम ऐसे दिखाएंगे, तो वो ms होगा, जो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा वो प्लस के हाफ होगा। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी हम कैसे करते हैं, जैसे हमारी रीजनिंग में नहीं होती कि जो सेम सेम से होते हैं, तो वहां पे हमें बताना है कि एनालॉगी कैसे है। तो देखो हैंड ऑफ मैन और लेग ऑफ हॉर्स में कोई भी यहाँ पे आपको सेम चीज नहीं मिलेगी। टेस्टेज इन मेल एंड ओवरेज इन फीमेल डेवलप्ड फ्रॉम सेम एम्ब्रियोइक टिश्यू, नहीं। विंग्स एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, ये बात सही है कि विंग्स ऑफ बर्ड होते हैं और बैट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनमें एनालॉजी होती है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। माउथ पार्ट ऑफ हनी बी एंड हाउस फ्लाई, ये भी नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 33, चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कोड्स गिवन है, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी अरेंजमेंट होती है। तो ये आपका बायो का क्वेश्चन रहेगा क्लास 11 का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास क्लास आती है, उससे क्लास देखो कैसे याद रखोगे, क्लास होती है वो, उसको हमें कैसे बैठा के रखना होता है, ऑर्डर में लगा के रखना होता है। उसके बाद हम फैमिली के जैसे उसको ट्रीट करेंगे, तो वहां से फैमिली है तो वहां पे जीनस बनेगी, और जीनस से फिर क्या बनेगी स्पीसीज बन जाएगी। तो ऐसे आप देख लो, सबसे पहले आपका सी आएगा, फिर बी और ई, और फिर ए और डी, CBEAD। तो ऑप्शन 3 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 34 पे। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद, वो किसके साथ कनेक्ट होती है, तो वो दोनों के साथ कनेक्ट होती है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। तो ऑप्शन 3 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से बताना है हमें कि कौन सी सही होगी। हाँ, PMM में इज यूज इन मेकिंग आई लेंसेज, तो ये वाली बात सही है, ये वाला जो हमारा पॉलीमर होता है ये आई लेंसेज बनाने में यूज होता है। नाइलॉन 66 मैन्युफैक्चर बाय कैप्रोलैक्टम, ये वाली बात गलत होती है, क्योंकि जो नाइलॉन 66 होता है ना वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन के साथ जो उसके मोनोमर होते हैं उनसे बनता है। तो कैप्रोलैक्टम भी यूज नहीं होता, तो बी वाली स्टेटमेंट गलत है। बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक ही ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है, एक बार पढ़ के देखने हैं। एक बार पढ़ने से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या पता एक नेग्लेक्ट होने से ही सारा आंसर आ जाए, तो उनको छोड़ना नहीं है। 1 मिनट तो हर क्वेश्चन को एक बार पढ़ के लो, देखा ही देखा करो। नाइलॉन इज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ये भी बात सही है। वल्केनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स गुडियर, तो ये वाली बात भी सही है। तो हमारी ऑप्शन बी गलत थी, तो A, C, D हमारे सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 36, क्रेंज एंड एनाटोमी इज ऑब्जर्व्ड इन, जो ये क्रेंज एनाटोमी होती है वो किसमें ऑब्जर्व होती है, C4 प्लांट्स में होती है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा फाइनल एनिमल होगा यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री रखता है, तो वो होता है आपका एकिनोडर्माटा। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो बायो के जितने क्वेश्चन मिलेंगे ना उनमें आपको समझाने जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन 38, ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओहम है, वो एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट है जिसका इंडक्टेंस L है, वो सीरीज में कनेक्ट है और उसकी जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 15 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज π/4, तो वहां पे हमें फेज एंगल गिवन है, तो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो ये आपका क्लास 12 का क्वेश्चन रहेगा। बाकी अब देखो जो आपका 23 और 22 के एग्जाम्स है ना, 23 का देखो पहले वो है ना एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, अब चीजें सिलेबस से आने लगी हैं। तो ये वाला पहले वाले एग्जाम है ना वहाँ पे 12th लेवल का आता था, लेकिन यहाँ पे जो आपको 23 का एग्जाम मिलेगा ना उसमें इतना नहीं है। यहाँ पे भी आपको अगर 12th लेवल का मिलता है ना तो 6 to 10 का भी तो मिलता है।
अगर हमसे 12th का नहीं हो पाता तो इतनी श्योरिटी तो हमारे पास होनी चाहिए ना कि जो 6 to 10 में से आएगा कम से कम वो तो हमारा गलत ना ही हो। तो वहां पे क्या होता है कि जो टेंजेंट फाई होता है वो होता है एक्सएल बाई आर के इक्वल। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम 2 पाई वी एल बाई आर। तो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है, एल से हम दिखाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है, फाई की वैल्यू भी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी है, पाई की हमें पता है, डाल लेंगे रख देंगे। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट एंगल की वैल्यू है पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 मीन्स 180 बाई 4, तो ये हो जाएगा 45। तो टेंजेंट 45 इंटू में यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 है, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और वी की वैल्यू 50 हर्ट्ज। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.0318 एच। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39, बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्म इन हैविंग। जो बैक्टीरिया होता है वो माइकोप्लाज्म से कैसे डिफर करता है? रिजिड सेल वाल से वो डिफर करता है। बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म में रिजिड सेल वाल होती है उनमें डिफरेंस होता है, बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियोटाइड 70s राइबोसोम। तो बायो के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आपको पता तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन 40, टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन व्हिच टेक प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर। जो पॉलिनेशन होती है ना क्लोज फ्लावर में, उसके लिए क्या उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्लिस्टोगेमी। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉनसेंस कोडोन एंड यूनिवर्सल कोड। तो यूनिवर्सल कोड जो है उसमें कौन सा नॉनसेंस कोडोन होता है? तो ये भी आपका क्लास 11th का है, तो यहाँ पे यूएजी होता है, वो होता है नॉनसेंस कोडोन। इसी के साथ यूजी और यूए भी नॉनसेंस कोडोन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 42, एलिमिनेशन ऑफ एचबीआर फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। तो बनाओ, ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन क्या है 4 है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग दी हमने। 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 2 पे यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पे CH2 लिखती हूँ मैं, एक H यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पे एक बात तो हम यहाँ से निकालें कि ये HBr है वो चला जाए, तो हमारे पास एल्कीन हमें मिलेगी ये वाली। ठीक है, और एक बार मैं निकाल लूं कि हमारे पास ये वाले एच चले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो एल्कीन है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाली एल्कीन है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमारे पास सेट जेफ रूल होता है, वो क्या कहता है कि जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगी वही हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, वही प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन है और पोजीशन कौन सी है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43, हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कितना मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10 की पावर 6 किलोवाट। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 6 किलोवाट को अगर हमने वाट में बदलना तो ये हो जाएगा 10 की 9 वाट, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी किलो के लिए। अब यहाँ पे पास हमें क्या गिवन है? मेरे पास पावर गिवन है, तो हमें कुछ ना कुछ करके पावर का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो चलो लगाते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इसी को हम लिख सकते हैं एनर्जी बाई टाइम, क्योंकि मास हमें बताना है, मास हम एनर्जी से निकाल सकते हैं। जो हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती है? एमसी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमें नहीं गिवन तो हम स्पीड ऑफ लाइट यूज कर लेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास। टाइम क्या है? एक दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24। मिनट कितनी? 60। और एक मिनट में कितनी सेकंड? 60। तो हमारे पास टाइम भी आ गया, एनर्जी भी आ गई, रख देंगे। पावर की वैल्यू 10 की पावर 9 है एम। सी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और पावर 8 8 और 16 हो जाएगा। उसके बाद 24 60 60। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम जब कैंसिल करें, यहाँ पे हमारे पास एम की वैल्यू हमें चाहिए है, तो ये वाली चीजें वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वाली चीज डिवाइड हो जाएंगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 96 10 की पावर -2 ग्राम। तो इसको आप लिख सकते हो 0.96 ग्राम। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 44, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ ए ब्रास स्टोर्ड बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई L%। गिवन ब्रास जो अल्फा की वैल्यू है ब्रास के लिए ये दी गई है, हमें बताना है कि टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज किया जाएगा अगर उसकी लेंथ हम 1% से इंक्रीज कर दें। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाई में लेंथ अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू हमें बतानी है। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, लेंथ हमारे पास पहले एल थी, उसको इंक्रीज पहले हमारे पास लेंथ एल थी, उसको इंक्रीज करके क्या किया गया है? 1% से इंक्रीज किया गया है, एल बाई 100 किया गया है। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमारे पास 1.01 एल आ जाएगी, नई वाली जो एल है। लेकिन हमें यहाँ पे चेंज निकालना है, तो चेंज क्या हो जाएगा? 1.01 माइनस में 1 एल।
तो यहाँ पे 0.01 आएगा चेंज, तो 0.01 चेंज आया, एल डिवाइड बाई एल। अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.00021 और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू करनी है तो ये अल्फा की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है वो निकल के आएगा, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 45, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट होती है जो गैस की, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इट हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसकी 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट में हैव नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इट्स एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड ऑन मोड ऑफ हीटिंग ऑफ गैस, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो गैस पे डिपेंड होती है। ये बात भी सही है, तीनों बात सही है, तो ऑल द अबव आर सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 में हमसे क्या पूछा गया है, द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 विल बी। पीएच हमें बताना किसका, एक्वस सॉल्यूशन किसका है, FeCl3 का। हमें पता चला कि FeCl3 का हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना है, तो हमें जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ना हम, तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे ये जो Cl इसमें आया है वो किससे आया होगा, HCl से आया होगा। तो जब HCl है यहाँ पे, तो HCl हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमें पता है कि जो एसिड का पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। एसिड के केस में जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो पीएच है ना वो लेस देन 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 से ज्यादा, यहाँ तो 14 से ही ज्यादा है। तो यहाँ पे Cl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो जो इसका पीएच है वो भी उसी के रेंज में वेरी करेगा, एसिड के रेंज में। तो हमारा हो जाएगा लेस देन 7, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 47, which of following term is used for evolutionary history of a particular group of organism। इनमें से जो कौन सी टर्म है वो यूज की जाती है किसके लिए, एक किसी भी पार्टिकुलर जो ग्रुप होगा ना उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताने के लिए कौन सा किया जाता है, फाइलोजेनी। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बायो के क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड होते हैं, अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 48, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे हमें लिस्ट 1 गिवन है, यहाँ पे हमें लिस्ट 2 गिवन है, तो हमें इनमें से इसमें आंसर मैच करने की कौन सा सही होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला मैंने अलग से भी चैनल पे करवाया हुआ है, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो जाके, मैंने स्पेशली करवाया हुआ है कि कैसे कर सकते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो इसीलिए मैंने इसको, जो टॉपिक यहाँ पे टीजीटी साइंस में 11-12 के रिपीट होते हैं ना उनको मैं करवा देती हूँ एक टॉपिक की अलग से वीडियो। वो वीडियो तो 5-7 मिनट की होती है, लेकिन अगर एक बार उसको देख लोगे ना और वैसा ही क्वेश्चन अगर आपको दोबारा से एग्जाम में मिला तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा। इसीलिए तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG, और डेल्टा NG हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस में गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे 2 गैसियस प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो फर्स्ट वाले का हमें पता चला या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो फर्स्ट वाले का या तो 1 होना चाहिए या 2 तो है नहीं किसी में, तो 1 है, या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितने 2, तो 4 - 2 करेंगे तो कितने आने चाहिए 2। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो सेकंड है ना वहाँ पे 2 देखो किसमें, फोर्थ में है, तो सेकंड का आएगा फोर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया गया, तो ऑप्शन 1 ऐसे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपने देखना है ना, तो कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे देखो आगे वाले, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, तो 2 - 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो -1, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और माइनस में 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो इसका थर्ड का है ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे -1 मिलेगा फिर, हाँ तो यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जब कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 में से 2 गए तो 0 आएगा, मीन्स क्या किया, तो RT वाली जो टर्म है वो फिनिश हो जाएगी, तो KP इक्वल टू KC हो जाएगा। तो आपका D का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऐसे आप इसको कर सकते थे। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे -1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास C का 2 आया है, तो C का 2 कब आएगा, जब यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल है कि 2 में से हम यहाँ पे 2 और 1 3 मॉलिक्यूल है घटाएंगे तो वो -1 आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे -1 मिलेगा, और हमारा जो 3 का वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो A का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 49,
Which of following statement is correct with respect to property of element in the carbon family with increase in atomic number। अब यहाँ पे देखो कार्बन फैमिली की बात की गई है, इट मीन्स क्या कि ग्रुप वाइज बात कर रही है। तो कार्बन फैमिली में पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो पहले कार्बन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, उसके बाद जर्मेनियम होता है, उसके बाद एसएन होता है, उसके बाद पीबी होता है, टिन होता है, उसके बाद लेड होता है। ये वाले हमारे जो एलिमेंट होते हैं कार्बन फैमिली के ये होते हैं। कैसे याद रखोगे? कहे सिया जी सुनो प्रभु, कहे सिया जी सुनो प्रभु। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना, तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो तो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे शेल्स हैं वो बढ़ दी जाएंगी। यहाँ पे लिख रखा है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि वैलेंस शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो जितनी एनर्जी हम देंगे उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास साइज बड़ा होता जाएगा ना, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, उसके लिए हमें इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वो डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला भी गलत हो जाता है। उसके बाद मेटालिक करेक्टर डिक्रीज। मेटालिक करेक्टर में क्या बोलते हैं हम कि हम जितने इजीली वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ही ज्यादा उसका मेटालिक करेक्टर होगा। अब यहाँ पे जितना ज्यादा इसका बड़ा साइज होगा इजीली हम वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो फिर वहां पे जो मेटालिक करेक्टर है वो तो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। तो ये वाली चीज भी गलत है। उसके बाद देखो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ये वाली बात सही है कि जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन 4 है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 50, द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें प्लेसेंटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेमोकोरियर बोलते हैं। फिर वही बात है, देख लो आप ये पता होगा तो बता सकते हो, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ह्यूमन है ऐसे याद रख लो, या तो ह्यूमन, फिर यहाँ पे भी है ये तो ऐसे आपको अगर पता तो ही बता पाओगे आप। उसके बाद क्वेश्चन 51, टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे हमारे सोलर सिस्टम में। नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट, यहाँ पे अब 8 ही प्लैनेट हैं। तो हमें बताना है आउट ऑफ दीज प्लैनेट विच प्लैनेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ना 2006 तक हमारे पास 9 प्लैनेट थे, लेकिन उसके बाद एक प्लैनेट को वहां से हटा के हमारे पास 8 प्लैनेट हम सोलर सिस्टम में रखे गए हैं। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा प्लैनेट है वो हमने हटाया है, तो वो है प्लूटो। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 52, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन 2 क्यूबिक फेजेज एफसीसी एंड बीसीसी। एक बार वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज करती है, एक बार बीसीसी में, जिसकी यूनिट सेल लेंथ है ये वाली है और ये वाली है। तो हमें बताना रेशियो ऑफ डेंसिटीज। ये वाला क्वेश्चन भी पहले रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखो कैसे याद रखोगे डेंसिटी का फॉर्मूला, ये आपका रहेगा क्लास 11th की सॉलिड स्टेट यूनिट से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जेड मल्टीप्लाई में एम एन ए की क्यूब। तो कैसे याद रखोगे? जमुना, तो जैसे जय में और न ऐसे याद रखोगे, एक ही क्यूब होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखो जेड क्या होता है कि कितने वहां पे एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम देखें कि एफसीसी होता है, एफसीसी में आप जब देखोगे ना तो हमारे पास क्या होगा, जो एटम्स हैं वो हमारे पास, आप एक बार अपने रूम में बैठे होगे ना, तो वहां पे एक बार फेसेस काउंट करो, तो वहां पे 2 साइड में मिलेंगे, 2 साइड में मिलेंगे, ऊपर नीचे मिलेंगे, तो 6 फेसेस मिलेंगे। तो वहां पे एक तो एलिमेंट एटम होता है हमारा फेस पे प्रेजेंट होता है, एक कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखो फेस है ना, जैसे हमारे ये वाला हमारे एक रूम की दीवार है, तो यहाँ पे एक फेस है यहाँ पे, तो सेकंड वाला फेस यहाँ से भी तो कनेक्ट हो सकता है। तो एक फेस है वो 2 के साथ शेयर होगा, है ना। तो एक का फेस है, टोटल फेस है हमारे पास 6, एक फेस 2 के साथ शेयर होगा। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉर्नर्स है हमारे पास 8, आप काउंट करना, आपको 8 कॉर्नर्स आपके रूम में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कोई चीज नहीं है, नहीं तो मैं समझा देती आपको। ठीक है, आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वो 8 कॉर्नर्स है ना, जैसे ये वाला कॉर्नर है, मैं इस कॉपी के कॉर्नर से आपको समझाऊं, तो ये वाला कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर से लेके एक तो हमारे पास ये वाला रूम बनेगा, एक ये इधर बन सकता है 2, इधर बन सकता है 3, इधर बन सकता है 4, और 4 ही इनके ऊपर, एक इसके ऊपर बना देंगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। तो ये जो कॉर्नर है वो तो सबके साथ शेयर होगा ना, तो 8 के साथ उसका कंट्रीब्यूशन होगा, और 8 कॉर्नर होते हैं हमारे पास। तो यहाँ से ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये 4 आता है। जेड की वैल्यू किसके लिए? एफसीसी के लिए। उसके बाद बीसीसी के लिए कैसे होता है, एक तो हमारे पास बॉडी सेंटर में होता है और कॉर्नर में होता है। तो अब बॉडी सेंटर में है वो तो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, अकेला उसका वो होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। और एक बार कॉर्नर के साथ, तो 8 कॉर्नर है, 8 उसका पार्टिसिपेशन है, तो 2 हो जाता है। यहाँ पे हमने इनका रेशियो निकालना, निकाल देंगे, जेड गुना एम एन ए की क्यूब। तो यहाँ पे एफसीसी बाई बीसीसी का रेशियो बताना, तो ए की क्यूब किसके लिए आएगी? एफसीसी वाले के लिए आएगी। जेड की वैल्यू एफसीसी की 4 है और इसलिए
2 है, तो मास तो सेम ही रहेगा, मेटल सेम है तो Na की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जब हमने इसका रेशियो दिया ना, तो हमारे पास ये वाला रेशियो आया इसका, कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, बीसीसी वाला, देखो ये वाली चीज यहाँ पे जाएगी तो एफसीसी नीचे आ जाएगी और बीसीसी ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे 2 हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई में। सिंपल वैल्यूज को डालना है। बीसीसी के लिए जो हमारी ए की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 3, और यहाँ पे 4/2 एडिटिव है ये, इसको जब आप सोल्व करोगे तो हमारा 1.25 आ जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था क्वेश्चन 52। उसके बाद क्वेश्चन 53, एन एल्कीन वाज ट्रीटेड विद ओजोन एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव टू पेंटेनोन एंड इथेनॉल। तो ये वाला ओजोनोलाइसिस वाला क्वेश्चन रहेगा, ये वाला भी मैंने अच्छे से अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत बार रिपीट हुआ है। जो टॉपिक भी रिपीट होता मिलेगा वही मैं टीजीटी साइंस का अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि 5-6 मिनट की ही वीडियो बनती है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना, सबसे पहले ये दिए गए हैं ना, इनको बनाना चाहिए। 2 पेंटेनोन, पेंटेन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 5, 3 4 5, और कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 पे क्या है, ओन है, तो 2 पे ओन। उसके बाद आपका काम होता है इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट करना। ये हमने बना दिया, हमारे पास क्या है, 2 पेंटेनोन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इथेनॉल, मिथ इथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगी, 2 होंगी, तो ये हो जाएगा H। आपने क्या करना होता है, अगर हमने यहाँ पे हमारे पास एल्कीन दी होती तो हम उसको काटते और दोनों साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते। अब यहाँ पे पहले से ये दिया गया, तो आपने क्या करना, सिंपली इनको हटा दो और इनके बीच में, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बस इतना आपने काम करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखूँ अगर इसको, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे देखो इस वाली कार्बन का डबल बॉन्ड बना है इस वाली कार्बन के साथ, तो CH3 और H। अब आपने नेमिंग देनी है ना, तो हमें क्या करना होता है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है वो देखनी होती है। तो यहाँ से हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनेगी, लेकिन यहाँ से करेंगे तो हम देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है हमें मिली, और 3 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, और 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लेते हैं, और 2 पे हमारा डबल बॉन्ड है। तो देखो 3 पे हमारा मिथाइल है, 2 पे हमारे पास इन है, और 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्जीन। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है ऐसे करके वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 54, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो देखो फजन्स रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कैटायन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज लार्ज है, तो वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा आयनिक के लिए। तो यहाँ पे देखो स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, तो ये वाली कंडीशन तो किसकी होती है, कोवेलेंट की होती है, तो आयनिक के में नहीं काउंट करेंगे इसको। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैटायन, कि वहां पे हमें क्या करना है कि कैटायन है उसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि जैसे हमारे पास Na है, तो जितनी जल्दी वो Na प्लस में चेंज होगा ना, उतनी जल्दी वो आयनिक बनाएगा करेक्टर। और जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन, तो जितनी जल्दी जो हमारा एनायन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उतनी जल्दी उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये वाली बात सही है। उसके बाद साइज कैटायन का लार्ज होगा, स्मॉल एनायन होगा, ये वाली बात भी सही है। उसके बाद लैटिस एनर्जी कम नहीं होगी, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो उनका जो आयनिक वो लैटिस बनेगा। तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है, 1 और 4 गलत है, तो ऑप्शन 3 हमारा ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 55, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कोटे बाय 2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है प्रिज्म का, वो ए है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोटे बाय 2 दिया है, तो हमें एंगल बताना है किसका, मिनिमम डेविएशन का। तो आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन एंगल ऑफ डेविएशन प्लस में a डिवाइड बाई 2 और साइन a बाई 2। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है, कोटे बाई 2 गिवन है, तो कोटे बाई 2 हमने रखा, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए ही गिवन है, तो इसको एज इट इज रखो, इस इधर वाले को एज इट इज रखो, ये कोटे बाई 2 है। अब इस कोट को, कोट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होता है कोसे बाई साइन ही होता है, तो हमने लिखा कोसे बाई 2 साइन ए बाई 2। तो यहाँ से इसका साइन ए बाई 2 है, साइन ए बाई 2 कट जाएगा, ये बचेगा कोसे बाई 2 साइन, ये एंगल ऑफ डेविएशन प्लस में ए और डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कोस को अगर हमें साइन में से बदलना है, साइन में बदलना है, तो हम पाई बाई 2 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कोस आ जाएगा, तो पाई बाई 2 लिखा हमने, माइनस में ए बाई 2 साइन, तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास बचा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, और इधर हमारे पास बचा सेम बचेगा डेल प्लस ए बाई 2, तो 2 सारे से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस ए डेल प्लस ए, ये इधर ही आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस 2a के इक्वल आ जाएगा। पाई को हमारी वैल्यू 180 होती है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56, अरेंज द फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ जब भी आप
ने निकालनी हो, जब भी आप बेसिक स्ट्रेंथ निकालोगे तो वहां पे आपने देखना कि कितनी इजीली वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपने बस माइंड में रख के चलनी है कि कितनी जल्दी वो डोनेट करेगा अपने लोन पेयर्स को। तो यहाँ पे हमने देखा, देखो यहाँ पे हमारे पास देखा हमने कि OCS3 ग्रुप है, सीधा भी बता सकते हो आपकी OCS3 ग्रुप है। इट मीन्स क्या कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इजीली इसको इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। तो IV है हमारा फोर्थ वाला है जो सबसे पहले आएगा, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने देखा NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी NO2 लगा हुआ है, इसमें भी NO2, तो ये वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जाने ही नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे, तो उसकी बेसिसिटी को कम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, तो इनकी रिस्पेक्ट में तो ये वाला सही रहेगा। तो जिसमें फोर्थ के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन 1 है। ऐसे करके करेक्ट हो गया। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे बोल रही हूँ मैं ये चीजें। ये हमारे पास C6H5, ये तो हमने बना ही लिया C6H5, ये हो जाएगा NH2। तो ये हमारे पास है। यहाँ पे देखो ये इसके साथ ही सारा काम किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले लगा हुआ है ऑर्थोमेटा पैरा पे OCS3 इस वाले ऑप्शन में। तो ये OCS3 है वो तो डोनेट करेगा तो इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन है जो रिंग में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करेगा तो वो दे सकता है, तो इसलिए सबसे मैक्सिमम पे आया। अब NO2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, तो इनकी प्रेजेंस में ये वाला सही है। अब NO2 है, उन NO2 एक बार तो पैरा पे है और एक बार मेटा पे NO2 है, ठीक है। तो पैरा पे है तो ये -R भी दिखाएगा और -I भी दिखाएगा, लेकिन मेटा पे -I दिखाएगा। तो मेटा वाला पहले आ जाएगा पैरा वाला की बजाय, तो 3 पहले आ गया 2 बाद में आया। ऐसे करके आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 57, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर के जैसे यूज नहीं होता, तो ये हो जाता है नॉर्थ्रिनोन। ये वाले एस्पार्टेम हो गया, सुक्रोलोज हो गया, सैक्रिन हो गया, ये सारे यूज होते हैं। जो हमारा नॉर्थ्रिनोन है ये नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 58, विद व्हाट एक्सीलरेशन शुड ए बॉक्स डिसेंड सो दैट ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इट इन एक्सर्ट फोर्स mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ बॉक्स। हमें बताना है कि हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, उसमें एक ब्लॉक रखा है मास m का, वो क्या करेगा, mg/4 है वो फोर्स लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मास है ना, ये नीचे की साइड अपना फोर्स लगाएगा। तो जब भी हमारे पास नीचे की साइड ये ग्रेविटी से नीचे की साइड हमारे पास फोर्स लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से ग्रेविटी में से जो एक्सीलरेशन है वो माइनस करते हैं, तो mg-a हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है mg/4, तो इन दोनों को इक्वल रखा, m से m कैंसल, g/4, ये g माइनस इधर आया तो माइनस के g, और यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो -3g/4, और ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a क्या हो जाएगा 3g/4 हो जाएगा। ऐसे करके आपने करना था, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 59, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो होते हैं आरएनए और प्रोटीन के, वो बने होते हैं, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 60, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसी के साथ जो हमारा 19 वाला पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेटाजोआ विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, वो मेटाजोआ जिनमें जो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं होते, तो वो होता है या तो देखो पैराजोआ होगा या इमिटेजोआ होगा, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जिसमें टिश्यू नहीं होते, इसमें सेल होती है, तो वो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, पैराजोआ हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 19 वाला पेपर है वो भी कंप्लीट होता है। के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।